तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस आज हम पूरा का पूरा अध्याय 19 जो है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको पूरा का पूरा हम ख़त्म करने वाले हैं। एक की वीडियो में वन शॉट वीडियो होगा, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं ये बुक कौन सी है। तो बुक ये है हमारे पास अरिहंत की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023, ठीक है। अगर आप इसको 2024 में भी देख रहे हैं तो बुक सेम ही रहेंगी, कोई चीज़ें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब भी इसको देख रहे होंगे, ठीक है, हमेशा ये आपके लिए काम आएगा, ठीक है। वही फ़िलहाल पेन मेरा कहीं चला गया यार, चलो ठीक है, मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बिल्कुल भूमिका से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। पूरी की पूरी जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए सभी करेंगे, अभ्यास प्रश्नावली करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है आपका एक ना एक प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, है ना। परिचय देख लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर आया क्या है सभी चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे एक एक लाइन में, ठीक है। इससे पहले मैं इसको जूम कर दूँ, क्योंकि जूम करूँगा तो आपको और भी क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। परिचय को ध्यान से हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही चीज़ें समझ आएंगी। देखो परिचय क्या है। आपके दैनिक जीवन में आपके सम्मुख निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं आई होंगी, ठीक है। आप जब अपनी डेली लाइफ की बात करें तो निम्नलिखित इस तरह की सूचनाएं आपने देखी होंगी। किसी सूचनाएं देखी होंगी। पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, ठीक है। जैसे कि पिछले 10 टेस्ट में विराट कोहली ने इतने सारे रन बनाए, या शिखर धवन ने पिछले 10 टेस्ट मैच में इतने सारे रन बनाए। ये आपके यहाँ पर आपने टीवी में या फिर मोबाइल में ये न्यूज़ आपने सुनी होंगी। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, यानी गणित में कितने कितने नंबर आए आपके। अगर मान लेते हैं 20 विद्यार्थी आपकी कक्षा में हैं, तो 20 विद्यार्थी में गणित के कितने कितने नंबर आए, ये भी आपने कक्षा में ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। तीसरा है आपके मित्रों में प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या, कि अगर आपने कितनी कहानियां पढ़ी है, ठीक है, ऐसा आप पूछते होंगे तो कितनी कहानियां पढ़ी है, कितनी पुस्तकों में से कितनी की कहानियां पढ़ी है, ये भी आपने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा इत्यादि। इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचना यानी आंकड़े, ठीक है। ये क्या है, एक डेटा है। ये क्या है, हमारे पास एक डेटा है, आंकड़े कहलाते हैं। देखो सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं, ठीक है, एकत्रित की गई सूचनाएं क्या कहलाते हैं, आंकड़े या डेटा कहलाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जो सूचना एकत्रित की गई है ना गाइस, वही क्या है, आपके आंकड़े हैं। वही क्या है, आपके आंकड़े हैं, वही आपके क्या है, डेटा है। तो इसको याद रखना, सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचना को ही आंकड़े कहते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकारी के तौर पर आपको इसका बेसिक के तौर पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आंकड़े प्राय ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिसका हम क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। ऐसे संदर्भ में हम इसको इसका जो है इसलिए हम इसको एकत्रित करते हैं। देखो आगे देखते हैं बच्चा। उदाहरणार्थ, एक अध्यापिका की अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानने में रुचि हो सकती है, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि यार अध्यापिका की अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी हाइट हो सकती है बच्चों की, ये जानने में रुचि हो सकती है। इसे ज्ञात करने के लिए वहाँ अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ लिखेंगी। क्या करेंगी, सभी विद्यार्थियों की लिखेंगी। कि जैसे मान लेते ए बच्चा है, तो जैसे मान लेता हूँ कि ए है, तो ए की ऊंचाई मान लेते हैं कितना 150 सेंटीमीटर है। बी जो है उसकी मान लेते 120 सेंटीमीटर है ना। इस तरह से ऊंचाइयाँ लिखेंगी और फिर पता कर लेंगी कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है हाइट में, वो ऐसा करना चाहेंगी। इन आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करेंगी और तदनुसार उनकी व्याख्या करेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। कभी कभी आंकड़ों को यहाँ सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, आरेखीय रूप से ग्राफिकल निरूपित भी किया जाता है, ठीक है। कभी कभी है ना वो किस तरह से चल रहे होते हैं ना, जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, जब आप मैच देख रहे होंगे या आईपीएल देख रहे होंगे, अभी फिलहाल आईपीएल चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर इस तरह से कुछ ग्राफ आ जाता है कि इस ओवर में ऐसे कुछ किया है, इतने सारे रन बने हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आंकड़े आपने देखे होंगे, आप और भी आप आगे देखेंगे, अभी इतना आप समझ लो, ठीक है। देखो आंकड़ों का संगठन, है ना, आंकड़ों का संगठन क्यों जरूरी है ना, ये हम देखेंगे। अब आंकड़ों का संगठन क्या होता है, ठीक है, आंकड़ों का संगठन क्या होता है। देखो
प्राय हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप से प्राप्त होते हैं, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े यानी रो डाटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करने की आवश्यकता होती है। मतलब हमें क्या है कि वो जो डेटा है, वो जो आंकड़े हैं, वो जो सूचनाएं हैं, उनको एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकले, इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा को हम संगठन करते हैं, यानी उसका जो है उसका हम क्या करते हैं, उसको हम क्रम से लिखते हैं। उसको हम क्या करते हैं, क्रम से लिखते हैं। क्रम से लिखते हैं। क्रम से क्यों लिखते हैं, तो गाइस रीज़न ये है, लिखते हैं क्रम से क्यों लिखते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो डेटा है ना, जो आंकड़े हैं ना, उन आंकड़ों का एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकले। अर्थपूर्ण यानी उसका एक मीनिंग निकले, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, क्रम से लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो उदाहरणार्थ देखते हैं। विद्यार्थी के एक समूह में उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया। इसके परिणाम की सूची आगे दी गई है। जैसे ना विद्यार्थियों को एक समूह बनाया गया, जिसमें बोला गया कि देखो बच्चा ना, आपका जो सबसे ज़्यादा पसंद का सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट बताओ। तो किसी ने बताया कला, किसी ने गणित, किसी ने विज्ञान, ऐसे अलग अलग तरह से बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ी जानकारी है, इतना हमें लिखने की ज़रूरत है क्या, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने एक टेबल बना ली, एक सारणी बना ली, है ना। यहाँ पे मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मिलान चिन्ह क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने क्या करा, देखो कि 5 सब्जेक्ट हैं, है ना, सॉरी 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो कला है, एक गणित है, एक विज्ञान, एक अंग्रेजी है। 5 ही तो सब्जेक्ट है आपके। तो 5 सब्जेक्ट में से 7 विद्यार्थियों को जो है कला पसंद है, ये भी हमने देख लिया, है ना। और 5 विद्यार्थियों को गणित पसंद है ना। 6 विद्यार्थियों को विज्ञान पसंद है, और अंग्रेजी जो है वो 4 विद्यार्थियों को पसंद है। तो हम इस तरह से इस टेबल के रूप में हमने लिख लिया। अब एक चीज़ है ना, जो मिलान चिन्ह, इसको समझ लो आप लोग, ये मिलान चिन्ह होता है क्या है, कैसे लिखना होता है। देखो मिलान चिन्ह यानी इसको हम टेली चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, टेली चिन्ह। पहले लिख देता हूँ मिलान चिन्ह, है ना, मिलान चिन्ह, इसको हम टेली चिन्ह भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेली मार्क, है ना। कोई चीज़ है, इसका नाम है एक और टेली मार्क, है ना, टेली मार्क भी। ये लिखना कैसे, तो ना ऐसे लिखना है, जैसे मान लेता हूँ मुझे लिखना है 5, तो मैं 5 को कैसे लिखूंगा, 5 डंडे खींचना है, 1 2 3 4 डंडे खींचे, उसके बाद एक इसको काट दोगे, 5 लिखा गया। मैंने कहा 6 लिखो, तो 6 कैसे लिखोगे आप, देखो 6 लिखने का तरीका 1 2 3 4, उसके बाद ये 5 और 1 6, इस तरह से। मैं कहूँ 7 लिख के बताओ, तो 7 कैसे लिखोगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मिलान चिन्ह ने टेली मार्क्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, है ना, अभी आप बताना कि जैसे मान लो मुझे 10 लिखना है। ठीक है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 10 लिखना है मुझे, तो मैं 10 को कैसे लिखूंगा, देखो ऐसे 10 डंडे खींचना है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 5, है ना। फिर 5 डंडे खींचने हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 लिखा जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह कहते हैं, टेली मार्क्स कहते हैं। तो क्या आपको इतना क्लियर हो गया, हाँ या ना, क्या बच्चों आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, है ना, इसी को आगे समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखो प्रत्येक विषय के सम्मुख लिखे मिलान चिन्हों की संख्या से हम विशिष्ट विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करते हैं। यहाँ संख्या उस विषय की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसी प्रविष्टि की बारंबारता वहाँ संख्या है जितनी बार वहाँ प्रविष्ट आंकड़ों में आती है। ठीक है, बारंबारता क्या है, मतलब कितनी बार वो संख्या आई है ना। सारणी से अंग्रेजी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 4 है। अब देखो यहाँ पर हम देखें कि अंग्रेजी जो है कितने ने पसंद किए, 4 लोगों ने, यहाँ पर भी दे रखा है। विज्ञान जो है 6 लोगों ने, है ना। गणित जो है 5 लोगों ने। क्या है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं। ठीक है, गणित को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, जैसे कि आप ऊपर देख चुके हैं। इस रूप से बनाए गए सारणी एक बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। और ये जो हमने बनाई है ना, ये वाली सारणी यहाँ से ये पूरी, इसको बोलते हैं हम बारंबारता बंटन सारणी। क्या बोलते हैं, बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करना है। ठीक है, देखो आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा और बेसिक्स है, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। विषयों को की पसंद से संबंधित आंकड़े प्रत्येक प्रविष्टि के अनेक बार
आने को दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ, कला को 7 विद्यार्थी पसंद करते हैं, गणित को 5 विद्यार्थी पसंद करते हैं इत्यादि सूचना को आरेखीय रूप से एक चित्रलेखा या एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु कभी कभी हमें बड़े आंकड़ों के साथ कार्य करना पड़ता है। देखो भाई, अगर इस तरह से लिखना है कि 5 विद्यार्थी गणित पसंद कर रहे हैं, 2 विद्यार्थी ये कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी खिचड़ी बन जाएंगी, है ना। आप लिखते रहोगे, इतनी सारी एक रामायण से लिखी जाएंगी। लेकिन वहीं पर अगर हम सारणी बना देंगे तो बहुत आसान होगा, समझने में आसान होगा। देखो उदाहरण देख लो, एक उदाहरण दिया है कि कक्षा 8 के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। अब देखो ये 21, 10, 30, 22 ऐसे लिखना सही रहेगा, या फिर आप क्या करोगे, देखो एक बंटन सारणी हम बना लेंगे। सारणी बनाई है तो बहुत लंबी होगी, अतः हम सुविधा के लिए प्रेक्षणों को के कुछ समूह या वर्ग बनाते। देखो समूह वर्ग हमने बना लिए कि 0 से 10 के बीच में कितना है, 10 से 20 ऐसे, है ना। तो ये बंटन सारणी हमने बना ली कि 0 से 10 के बीच में 2 लोगों क्या है, 10 से 20 के 10 लोगों क्या है। इस तरह से हमने एक सारणी बना ली जो कि बहुत छोटी बनेगी और अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, इसको है ना यहाँ पे समूह मतलब वर्ग में हमने बांट लिया। क्या 0 से 10 के बीच में कितने लोगों के नंबर आए, 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के नंबर आए, ताकि हमें पता चल जाए और समझने में आसानी हो। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे इसमें कुछ चीज़ें है नहीं, है ना। देखो यहाँ पर हम आगे देखते हैं आंकड़ों का प्रदर्शन पर, है ना। विभिन्न आंकड़ों का संगठन एवं वर्गीकरण करके हम उन्हें चित्रों के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये चित्र अपने साथ चिन्हित संख्याओं के मध्य एक निश्चित संबंध दर्शाते हैं। चित्र अनेक प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। तालिका, है ना, तालिका के नाम से जाना जाता है, बारंबारता बंटन, आलेख, आयत चित्र, बिंदु रेखी चित्र, पाई चित्र आदि के नाम से। ठीक है, तालिका देख लो, तालिका इस तरह से होती है ना। हम इस तरह से यहाँ पर टेबल फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, और इससे ना ये तालिका है, इसमें कुछ नहीं होता है, देखो, है ना। तालिका में कुछ खड़ी रेखाएं होती है और कुछ, है ना, पड़ी रेखाएं होती है। खड़ी रेखाओं को हम स्तंभ कहते हैं, जबकि लेटिव रेखाओं को हम पंक्तियां कहते हैं। ठीक है, देखो ये खड़ी रेखा है, इसको हम स्तंभ कहेंगे, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3, और ये जो लेटिव रेखा है इसको क्या कहेंगे, हम पंक्ति कहेंगे, नहीं रोज कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉलम हो जाएगा, इधर का आपका रोज हो जाएगा। ठीक है, कुछ आंकड़े या संख्याएं लिखी होती है, इन्हीं संख्याओं का अध्ययन करके हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी देखो आप, है ना। जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण है, एक पुस्तकालय में भिन्न भिन्न विषय की पुस्तकें भिन्न भिन्न संख्याओं पर रखी है। ये 10 पुस्तकों के लिए चित्र इस तरह से दिया है, 10 पुस्तक को दर्शाता है ना। तो देखो इस तरह से हमने बना लिया यहाँ पे, है ना। ये उदाहरण आप देख लो थोड़ा सा ना। ठीक है, स्तंभ चार्ट ऐसा होता है, ये स्तंभ चार्ट यानी इसको बार चार्ट भी कहते हैं, है ना। इसको है ना नाम याद रखना है, क्या है नाम इसका, बार चार्ट है, बार चार्ट, ये बार चार्ट है। तो क्या होता है, किसी आधार पर खड़ी मीनारों के रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं कि उसकी ऊंचाई खास संख्याओं को दर्शाए, साथ ही उनकी मोटाई भी एक खास संख्या को दर्शाती है। देखो ये बार चार्ट हो गया आपका, है ना। इस तरह से भी बनाते हैं। ठीक है, आयत चित्र देख लो, आयत चित्र क्या होता है, देखो 60 विद्यार्थी द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों की वर्गगत बारंबारता बंटन इस प्रकार है। और आयत चित्र बनाना है तो ये वाला आपका आयत चित्र हो गया, इस तरह से, है ना। ठीक है, क्या होता है, यहाँ हम क्षैतिज अक्ष पर प्रक्षणों का समूह को निरूपित किया जाता है। दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है ना। साथ ही यहाँ दंडों के बीच में कोई रिक्तिका नहीं होती, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तिका नहीं है। आंकड़ों का इस प्रकार का आरेखीय निरूपण एक चित्र या हिस्टोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आसान है और कुछ नहीं है। देखो ये उदाहरण आपको खुद को दे रहा हूँ मैं करने के लिए, आप खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि उदाहरण की प्रैक्टिस आप खुद करोगे, है ना। मैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हम आ जाते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा क्योंकि अब है ना बड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन आंसर उतने ही छोटे होंगे। ठीक है, देखो विगत वर्षों पे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, देखो देख लेते, ज़्यादा इसमें है नहीं। 14 प्रश्न तो इधर है और अभ्यास प्रश्न वाली में 3 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रयास कीजिए में भी हैं 3, है ना। तो हम देखो आराम से कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, पहला है विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न। देखो ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। प्रश्न में बोला है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बड़ा आपको अच्छे से दिख भी जाएगा। प्रश्न में बोला है, नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री को दर्शाता है।
5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले, मतलब 5 दिन तक जो बर्गर बेचे गए हैं उसको दर्शा रहा है एक जो है दंड आरेख। ठीक है, देखो बर्गरों की संख्या बुधवार के दिन जो है कितने बेचे गए, 40 बेचे गए। इसको ध्यान से देख लो, बुधवार के दिन 40 बर्गर बेचे गए। बृहस्पतिवार के दिन जो है कितने बेचे गए हैं, 60 बर्गर। शुक्रवार के दिन 80 बर्गर बेचे गए, यहाँ से यहाँ देखना है आपको। शनिवार के दिन कितने, देखो ये लाइन कहाँ तक जा रही है, 55 बेचे गए। और रविवार को बिल्कुल भी नहीं बेचा गया। तो हमसे बोला है ना, हमसे बोला है, देखो हमसे बोला गया है, अच्छा यहाँ पे बिल्कुल नहीं बेचा गया ये नहीं दे रखा, हो सकता है इसमें कुछ आगे चीज़ें हों, है ना। अब इतना दे रखा है, रविवार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना। तो बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, मतलब बर्गर कितने बेचे गए, 320। रविवार को कितने बर्गर बिके हैं, ठीक है। तो देखो रविवार को कितने बर्गर बिके गए, है ना। तो पहली चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि बुधवार को कितने बेचे गए, है ना। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा क्या पूरे लिखना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बुधवार के दिन, है ना, बुधवार को कितने बर्गर बेचे गए। बुधवार के बाद गुरुवार होता है जिसको बृहस्पतिवार कह रहे हैं, गुरुवार। और शुक्रवार को कितने बर्गर बेचे गए, शुक्रवार। और शनिवार को कितने बेचे गए, ये हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद है ना, हम टोटल संख्या हमें पता है 320 बर्गर बेचे गए। तो देखो है ना, बुधवार की हम बात करें तो ना मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पहले मैं लिख भी लूँगा यहाँ पे। बुधवार को जो बर्गर बेचे गए ना वो बेचे गए आपके कितने, 40, ठीक है 40। उसके बाद गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को बेचे गए आपके 60, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार को जो है आपके बेचे गए 80। और उसके बाद शनिवार को आपके बेचे गए 55, ठीक है। और कुल कितना है, कुल जो है कुल बर्गर, कुल संख्या जो है बर्गरों की कुल संख्या 320 है। तो हमसे पूछा है रविवार को कितने बेचे गए थे, रविवार को कितने बेचे गए थे। तो पूरी कहानी मैंने लिख ली अपने पेपर पर, पूरी कहानी मैंने लिख ली। देखो अब ध्यान से देखना, पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं सबको। तो कितना जाएगा यहाँ पे, है ना, ये बुधवार को 40, गुरुवार को 60, शुक्रवार को 80, शनिवार को 55। तो 5 आपका आ जाएगा, 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, यानी 235 बर्गर बेचे गए हैं, ठीक है, इन 4 दिनों में, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो टोटल बर्गर बेचे कितने गए, 320, है ना, 320 बर्गर बेचे गए। यानी 320 में से अगर मैं 235 को माइनस कर दूंगा बच्चों, कितना जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 11 में से 3 गया तो 8, एक क्रॉस, 2 में से 2 गया 0, 85 बर्गर जो थे, 85 बर्गर जो है वो रविवार को बेचे गए थे। तो 85 आपका क्या आंसर आ जाएगा इसमें, 85 यानी 85, ठीक है। तो 85 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 85 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कुल बर्गर की बिक्री 320 थी इसलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। मतलब सोमवार से शुक्रवार तक जो बेचे गए पौधे हैं उनकी संख्या को दर्शा रहा है। देखिए देखो यहाँ पर दिन की हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे, है ना। देखो ये सोमवार को 2 पौधे हैं ना, बेचे गए पौधे 2, मंगलवार को ये दे रखे, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, 20 दे रखे इसमें, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है उसमें 19, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं। सोमवार को बेचे गए 2 पौधे, है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा तो ताकि क्लियर हो जाएगा। 2 मंगलवार को कितने, 4 पौधे, है ना। बुधवार को 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 2 6 6 5 11 और 3 कितना होता है, 11 और 3 हो जाएगा आपका 14, 14 और 5 19, यानी टोटल 19 हो गए आपके, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, अभी इतना आप समझ लो। सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सोमवार से शुक्रवार की हम बात करें तो सोमवार से शुक्रवार तक जो पौधे बेचे गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो सोमवार से शुक्रवार, है ना, सोमवार से शुक्रवार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ये 19 है, ऑब्वियसली 19 आएंगी, है ना। बराबर क्या है, 20 पौधे इसमें दे रखे हैं, लेकिन ये है ना स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पे क्या है। मैं इसका आंसर शीट में जाके चेक कर लूँगा एक बार कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है ना।
ठीक है, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा वाला है विगत वर्षों में, दूसरे में चौथा आंसर आ रहा है 380 ना। देखो इसमें ना यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना कि ये यहाँ पर छूटा हुआ है। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है, छूटा हुआ है। यहाँ पर छूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में इस तरह का सिंबल इन्होंने दे रखा था। ठीक है, इस तरह का सिंबल दे रखा होगा कि एक पौधा 20 पौधे के बराबर है। एक पौधा अगर 20 पौधे के बराबर है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 19 पौधे बेचे गए हैं, तो 19 इंटू कितना कर देंगे हम, 20। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, 19 इंटू 20 अगर हम कर देंगे ना बच्चा, तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पीछे देखा, क्योंकि है ना यहाँ पर चित्र नहीं था, और चित्र उसमें रहेगा आपके एग्जाम में जो है चित्र रहेगा। तो 0 19 दूना 38, 380 पौधे बेचे गए हैं। टोटल कितने पौधे बेचे गए, 380 है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ना होके ऑप्शन नंबर चौथा आएगा। ठीक है, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें नहीं दे रखा था लेकिन बट था, है ना, इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखो तीसरा वाला प्रश्न पर हम चले। क्या है तीसरे में बोला गया है, नीचे दिए गए सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर देना है ना। सूचना को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। सूचना को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। तो गाइस देखिए, इसके बाद तीसरे वाले प्रश्न की बात करें। नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर देना है। देखो मार्च में बेचे गए केले हैं, ये केले की संख्या को बता रहा है। एक जो है मार्च में इतने केले बेचे गए, अप्रैल में इतने सारे। देखो यहाँ पर एक सिंबल है, ये इस तरह से आपको दे रखा होगा कि ये एक सिंबल 5 दर्जन के बराबर है ना। एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो एक सिंबल 5 दर्जन के बराबर है, इसको हमें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न को सोल्व करते। देखो प्रश्न में बोला है हमसे, दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है ना। तो देखो हमें देखना पड़ेगा कि कितने केले हैं यहाँ पर, टोटल कितने केले। तो देखो यहाँ पर केलों की संख्या हम देख लेते एक बार बच्चों, कितना है, 1 2 3 4 5 6 इधर है, 7 8 9 है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल 23 है। टोटल 23 केले, और एक केले की कीमत कितनी है, जैसा कि आप जानते हैं एक केला यानी एक केला जो है वो है कितने का, 5 के बराबर। तो 23 इंटू 5 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 23 इंटू 5। देखो बहुत सिंपल है, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10 और 11। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने कुछ दे रखा था क्या और भी, अच्छा 5 दर्जन के बराबर है ना। तो एक दर्जन देखो 23 इंटू 5 कर दिया हमने, कितना जाएगा, 5 3 15, हासिल 1, 5 दूना 10 और 11 115। अब ये 115 दर्जन हुए, अब ये आंसर नहीं आएगा आपका ना, ये दर्जन हुए। हमें किलो की संख्या चाहिए, तो 115 इंटू कितना कर देंगे, 12, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 1 कम 12 और 6 होता है आपका 18, हासिल 1, 12 1 कम 12 और 1 13। तो 1380 होंगे, क्योंकि हमें देखो ये क्यों किया हमने, क्योंकि टोटल एक जो इस तरह का जो सिंबल था आपके पास, इस तरह का जो सिंबल दे रखा था, ठीक है, यानी ये वाला सिंबल, तो ये कितने के बराबर है, 5 के बराबर है, 5 दर्जन के बराबर। एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो ये कितने दर्जन हो गए, 115 दर्जन। 115 में इंटू किया 12 से, तो 1380 केले हैं उसमें। कितने केले, 1380 केले, 1380 केले, यानी दूसरा वाला परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है बच्चा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। चौथे में क्या है, चौथे में बोला है हमसे कि कुछ इस तरह से, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर देना है। ग्राफ को अध्ययन करो ध्यान से, उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। देखो यहाँ पर एक दिन में व्याख्यान, इतने व्याख्यान हुए, अमित के 2 हुए, गोपाल के 4 हुए, राम के 1 ही हुआ, प्रमोद के 3 हुए, विश्वास के 6 हुए और यहाँ पर इसके 5 हुए। व्याख्याता की बात करें, एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा किए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा किए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। देखो एक सप्ताह में अंकित किसने, एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा, अमित ने देखो एक सप्ताह में कितने व्याख्यान किए, तो अमित एक ही बार है तो इसने 2 किए। कितने किए जी, 2 किए। एक सप्ताह में अमित ने कितने किए, 2 किए। ठीक है, अमित ने कितने किए, 2 किए। उसके बाद एक सप्ताह में अमित ने 2 किए, और राघव द्वारा किए गए कुल व्याख्यानों का, और राघव ने कितने किए, तो राघव ने कितना किया है, राघव ने किया है 5,
यानी टोटल कितना हो गया, टोटल देखें तो दोनों का 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है कुल व्याख्यानों का गोपाल दत्त तथा प्रमोद द्वारा किए गए व्याख्यानों में। अब गोपाल ने कितना किया, गोपाल ने किया 4 और प्रमोद ने कितना किया, तो प्रमोद ने किया 3, यानी 4 3 7, 7 में से 7 क्योंकि अंतर पूछा है, घटाना है, तो 7 में से 7 गया तो आपका कितना बचेगा 0, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे जी, आगे बढ़े, है ना। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है ना, बस चित्रों को देखो। तो गाइस देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, प्रश्न नंबर 5 में बोला है नीचे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो। हाँ, प्रश्न 5 में बोला है नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है। भाई 100 में से इतने अंक उस श्याम ने प्राप्त किए। S1 परीक्षा है, वो S1 कौन सी परीक्षा हो सकती है? अंग्रेजी में 60 नंबर लेके आए हो, गणित में लेके आए हो 70 नंबर, विज्ञान में 80 नंबर लेके आए, सामाजिक विज्ञान में 40 नंबर लेके आए और हिंदी में जो है 50 नंबर लेके आए। अब है ना, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। देखो शाम के विज्ञान में प्रतिशत अंक है, प्रतिशत अंक बोला है हमसे, कितने प्रतिशत अंक विज्ञान में। तो विज्ञान में कितने नंबर आए हैं उसके, देखो विज्ञान में आए हैं, विज्ञान में है 80 नंबर। ठीक है, मैं प्रतिशत अंक, क्या इन्होंने प्रतिशत तो नहीं निकाला, हाँ विज्ञान में 80 नंबर आए, यानी 80%। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ 5 में क्या आ रहा है, दूसरा बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक आए, तो विज्ञान पे जाना है, यहाँ पे देखा यार 80 आए हैं, तो यानी 80 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते प्रश्न 6 पर। देखो प्रश्न नंबर 6 में बोला है एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई को नीचे दिए गए चित्रालेख में दर्शाया गया है। भाई सोमवार से शुक्रवार तक जो कारें धुलाई हैं वो कितनी कारें आई हैं, वो ये चित्रालेख बताता है। देखो बोला है गैराज में कारों की संख्या, है ना, सोमवार को 1 2 3 कारें आई है, मंगलवार को एक कारें बन रही है ना। अब देखो यहाँ पर एक कार जो है 100 कारों को दर्शाता है, मतलब आपको ये एक कार दिख रही है ना 100 के बराबर है, मतलब सोमवार को 1 2 3 300 कारें की धुलाई हुई है ना, धुलाई हुई है ना। मंगलवार को 1 2 3 4 5 कारों की धुलाई हुई है। ठीक है, मतलब 500 कारों की। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ना सबको। देखो बुधवार को धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई कारों की संख्या कितनी है। बुधवार को पकड़ लो, ये है बुधवार, ये आपका बुधवार है, यही है ना बुधवार, ये वाला। बुधवार को कितनी कारें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का इंटू 100 में करोगे कितना जाएगा 600, तो 600 आंसर आ जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, तो कोई हड़बड़ी में करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से आंसर आता है। देखो इसको प्रश्न नंबर 7 में देखो क्या है, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है। विद्यार्थी द्वारा खेले गए गेम, देखो फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन ये खेले गए। कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं, देखो विद्यार्थियों की संख्या, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। टेबल टेनिस की हम बात कर रहे हैं, ये टेबल टेनिस है, कितने ने खेला है, तो ये खेला है बच्चा 8 लोगों ने, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन 8 में देखो नीचे निम्न चित्रालेख एक विद्यार्थियों के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। साइकिल, स्कूटर, कार और स्कूल बस। ठीक है, छात्रों की संख्या है। भाई साइकिल पे कितने लोग जाते हैं, 50 छात्र, है ना, मतलब सॉरी एक इमोजी बताती है कि 50 लोग के बराबर है, तो साइकिल पर 100 लोग जाते होंगे, स्कूटर पे 100 50 50 100 150 लोग इस तरह से जाते हैं। चलो हम आगे थे प्रश्न पर, कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया है, कितने प्रतिशत छात्रों ने। देखो यहाँ पर हम देखें स्कूल बस 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इंटू 50 कर देंगे हम। अच्छा ना, प्रतिशत अंक में पूछा है, इन्होंने क्या कर रखा होगा, यहाँ पे प्रतिशत निकाल रखा होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा होगा, प्रतिशत निकाल रखा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। पहले हम देखते हैं छात्रों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 इंटू कितना कर दो हम, 15 इंटू हर एक 50 के बराबर है, 15 75 750, कितने हो गए 750 टोटल छात्र हो गए। तो 750 छात्र आपके हो गए। प्रतिशत निकालना है, बटे के ऊपर लिखना है। पूछा कि कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया गया। स्कूल बस यानी 1 2 3 4 5 6 इंटू 50 आप लोग कर दोगे, यानी 50 इंटू 6 आप लोग कर दोगे, तो 0 6 5 30 यानी 300 लोगों ने। तो ये 300 में से 300 लोग जो है उन्होंने बस का उपयोग किया, तो 300 बटे 750 इंटू 100 आप कर दो, बस आंसर आपका फट से आ जाएगा, है ना।
इसको मैं 5 से काट देता हूँ एक बार, ठीक है। 5 दूना 10 है ना, 5 एकम 5, 2 पचाम 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। अब उसके बाद 15 दूना 30, 15 दूना 30, 0 20 दूना 40, 40 आपका आंसर आएगा, 40 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 40 आपका आंसर आएगा। तो गाइस देखिए, आई होप कि आप क्वेश्चन 8 बार समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से बता दूं क्या बोला गया था हमसे। देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने छात्र हैं टोटल। तो टोटल छात्र कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। अब 15 है, यानी यहाँ पर हर एक छात्र, यानी जो इमोजी दिख रही है ये बता रही है कि हर एक छात्र 50 के बराबर है। यानी 50 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर हम 50 × 15 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, है ना, हमारे पास आ जाएगा 15 7 1 15 5 75, है ना, 750 हो जाएंगे, ठीक है। अब 750 टोटल छात्र है और प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया है। और स्कूल बस के कितने छात्र हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 छात्र हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 6 का इंटू कर देंगे 50 में, और 6 का इंटू 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आपका आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे समझने की बात है, हमें कि प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए कितने का बस का, यानी 300 बच्चे हैं और टोटल बच्चे कितने? 750 है। तो 300 बटे 750 हम करेंगे इंटू 100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, और यहाँ पे मैं काटूंगा इसको, 5 एकम 5, 2 पचाम 25, 15 दूना 30, है ना। फिर ये शून्य इसके पीछे जाएंगे तो यानी 20 हो जाएगा। 20 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैंने 40 लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 9वां वाला, उसमें बोला है निम्न चित्र लेखा एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में एक संतरों के डिब्बे में बेचे गए संतरों की बिक्री दर्शाता है। भाई यहाँ पर जो संतरों की बिक्री को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर रेडी होगा, कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सोमवार को कितने संतरे हैं बेचे गए हैं? 1 2, है ना, 2। यहाँ पर देखो ये जो आपको ब्लैक कलर की बिंदु दिख रही है ना, ये हर एक बिंदु 15 संतरों के बराबर है। मतलब ये आपके 15 के बराबर है, तो ये भी 15 के बराबर, ये भी 15 के बराबर, ऐसे हर एक बिंदु जो है आपकी 15 के बराबर है, ठीक है। तो हमें ये पूछा है यदि रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हुए हैं तो डिब्बे में कुल कितने संतरे हैं। पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सोमवार को, है ना, 1 2 3 4, है ना। पहले हम इसको ये जो बिंदु उसको काउंट कर लेते हैं, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। हर एक डिब्बी 15 के बराबर है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 15 × 15 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा मेरा? अगर मैं 15 × 15 करूँगा तो आपको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 225 हो जाता है। यानी 225 संतरे हैं आपके, है ना। कितने संतरे? टोटल 225 है। अब 225 संतरे में से, है ना, 225 संतरे हैं ना, तो संतरे हैं। यदि रेडी वाले डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हुए हैं तो डिब्बे में कुल कितने संतरे हैं, ठीक है ना। तो कितने संतरे हैं टोटल? तो हम क्या करेंगे, 25 संतरे अब भी बचे हुए हैं, इनके बाद भी 25 संतरे बचे हुए हैं, ठीक है। तो कितने संतरे हैं? तो वैसे कह सकते हैं कि 225 में 25 को जोड़ देंगे, 250 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 250 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9वां में कितना आ जाएगा आपका? तीसरा, क्योंकि 25 को जोड़ देंगे ना हम 15 × 15 के, क्योंकि है ना हर एक जो ये बिंदु है वो 15 के बराबर है। फिर उसमें हमने 25 लिए जोड़ा क्योंकि 25 संतरे बचे हैं, तो 250 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 पर चलो, देखो क्वेश्चन 10 में क्या है। एक कक्षा पार्क पार्क में गई और वहाँ पर कुछ जानवर तथा पक्षी देखे। उन्होंने इन जानवरों तथा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ बनाया गया है। एक ग्राफ इस तरह से बनाया गया है, देखो यहाँ पर जानवर पक्षी हैं, बंदर देखे गए, उन्होंने 25 बंदर देखे गए हैं,
ठीक है। हिरण की बात करें 40 देखे गए हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोर की, तो 50 मोर देखे गए हैं। और बतख की बात करें 35 देखे गए हैं। और सुअर की बात करें 15 देखे गए हैं। प्रश्न में आपसे पूछा है बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर। देखो, बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग और मोरों की संख्या का अंतर। बंदर कितने हैं, तो बंदर आपके कितने हैं, 25 है। बंदर कितने हैं यहाँ पे आपके 25 है, ठीक है। बंदर आपके 25 है। बंदर तथा हिरण कितने हैं, हिरण आपके 40 है ना। हिरण की संख्या 40 है। दोनों को जोड़ देंगे 5, 4 2 6 65 हो गया। दोनों की संख्या का योग, मोरों की संख्या का अंतर। मोर कितने हैं, 50। तो मोर कितने हैं यहाँ पे 50 है। तो यहाँ पर अंतर हमसे पूछा है ना बच्चा, तो 5 1 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 15 आंसर आएगा, यानी दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पर चलते गाइस। प्रश्न नंबर 11 में क्या बोला है आपसे बोला है आलेख से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए हैं। ठीक है, कितने बच्चों ने जो है 20 से कम अंक पाए हैं। अंक की बात करें, इधर अंक है 5 10 15 20 से, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है 5 10 15 और कुछ नहीं है। तो बोला है 20 से कम अंक, 20 से कम अंक यानी 20 ये है, यहाँ पर 20 अंक है, और 20 से कम अंक यानी 15 10 ये जो भी है, इतने कितने बच्चे हैं ऐसे। तो देखो यहाँ पर 15 अंक पाए हैं 20 लोगों ने, है ना। 20 लोगों ने 15 अंक आपके पाए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद 10 लोगों की बात, 10 अंक पाए हैं 10 लोगों ने। उसके बाद 5 अंक पाए हैं 5 लोगों ने। सबको जोड़ देना है बस, 5 2 1 3 35 लोगों ने। तो 35 यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इतना आपको क्लियर हुआ, हाँ या ना बताओ जी। क्वेश्चन 12 पर हम चलते हैं बच्चों जी। क्वेश्चन 12 में क्या है, क्वेश्चन 12 में बोला है नीचे दर्शाए गए आलेख से वर्ष 2005 और 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर देखो, अगर हम ध्यान से देखें कि 2005 से 2007 में लगाए गए कुल पेड़ की संख्या कितनी है। 2011 में 100 लगाई गई है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जोड़ना पड़ेगा बस यहाँ पे ना, हमारा आंसर आ जाएगा। 2011 में 100 लगाई गई है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। 2009 में 150 लगाई है, 150 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर 2007 की बात करें तो 50 लगाई है। उसके बाद यहाँ पर हम 2005 की बात करें तो यहाँ पर 250 लगाई हैं, ठीक है। उसके बाद 2005 की बात करें, 2003 की बात करें तो 200 लगाई है, और 2001 की बात करें तो 300 लगाई है। बस इतना सा जोड़ आपको करना है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 5 10 5 3 15 का 5 हासिल आपका 1 आ जाएगा। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10, है ना। 7 3 10, ठीक है। तो यहाँ पर यार गड़बड़ तो हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। देखो क्या दिक्कत है यहाँ पे, 2 2 4 4 3 7 8 9 10 1050 आ रहा है, ठीक है। 300 एक बार हम देख लेते हैं कि उत्तर में नहीं है ऐसा। अच्छा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है ना। हमसे बोला है 2005 और 2007 में लगाए गए कुल पेड़ की संख्या। 2005 में कितनी लगाई है, 250, ठीक है, वो करना है हमें। सभी थोड़ी चाहिए हमें, तो है ना। 2005 का 250, 2007 में लगाए गए कुल पेड़, 2007 में कितने लगाए गए, तो 2007 की हम बात करें तो 50, यानी 300 पेड़ लगाए गए टोटल, ठीक है। टोटल 300 पेड़, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 13वां पर चलते हैं। देखो 13वें में क्या है ना। निम्न आलेख में एक विद्यार्थी में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। एक विद्यार्थी में प्राप्तांक दर्शाए गए आलेख ऐसे बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो विषय की बात करें, हिंदी में 75 नंबर आए हैं, अंग्रेज़ी में 80 के समथिंग आया, विज्ञान में 90 आए हैं, गणित में जो है कितना आया आपके 100 आया यार। 100 में से 100 तो नहीं आया होगा, हाँ 100 में से 100 ही आया, ठीक है। तो किन दो विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए। देखो कम अंक यानी जिसका ग्राफ सबसे छोटा होगा। एक तो हिंदी का ग्राफ छोटा जा रहा है, एक अंग्रेजी का जा रहा है। तो कम अंक किसमें प्राप्त किया है, हिंदी और अंग्रेजी में, यानी ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन चौथा है, देखो 14 है, सॉरी चौथा नहीं है। निम्न आलेख की सहायता से बताएं कि कौन से विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखो सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए, इसके लिए जिसका दंड आरेख सबसे ज़्यादा जा रहा होगा, तो ई वाले ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं ना, विद कंपेयर टू बी से भी, है ना। तो ई वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है जी।
तो इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर हम ख़त्म करेंगे, तो बिल्कुल जी हाँ, हम इसे पूरा चैप्टर ही ख़त्म करेंगे आज, है ना। तो अभ्यास प्रश्नावली को भी हम कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। देखो बोला गया है अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न, एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया ₹15 प्रतिदिन लेता है, 15 रुपये लेता है हर एक दिन का, ठीक है। वह पूरे सप्ताह में निम्न चित्र के अनुसार गाय चराता है। सोमवार एक, है ना, एक गाय चराने का 1 2 3 4 5 गाय चराता है, मतलब 75 रुपये कमा लेता होगा, ठीक है। इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये है ना, एक गाय की बात नहीं है, 5 गाय के बराबर है, ठीक है। मतलब अगर इसने यहाँ पर सोमवार की बात करें तो 1 2 3 4 5, यानी 5 गाय नहीं चराई है, 5 × 5 यानी 25 गाय चराई है, और 25 × 15 करेंगे तो उसका वैल्यू निकल के आएगा कि हाँ यार इतने कितनी गायें चरा ली है। हमसे पूछा यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद प्राप्त किराए की 1/3 धनराशि को बचत के रूप में जमा करता है तो 4 सप्ताह में कितने रुपए की बचत कर लेगा। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक सप्ताह में वो कितने पैसे कमा लेता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना, ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक सप्ताह में वो कितने पैसे कमा लेता होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे कर पाएंगे ना। देखो हम पहले देखते हैं कि गाय कितनी है, कितनी गाय है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, है ना, 28 गाय है। देख लेते हैं एक बार ये कितनी है, 2 2 4 1 5, यानी 5 इसमें है, 3 इसमें है, उसके बाद 2 5 इसमें है, उसके बाद 2 इसमें है, फिर 4 इसमें है, फिर 3 इसमें है, फिर इसमें 2 2 4 2 6 इसमें, तो 5 3 8 8 5 13 13 2 15 15 और 4 19 19 और 6 कितना जगह 25 3 28 है ना, 28 गायें, 28 × 5 करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इमोजी जो है, हर एक इमोजी यानी हर एक चीज़ जो है 5 के बराबर है, तो 8 5 40 है ना, 40 की 0 हासिल 4 है ना, 5 दूना 10 10 और 4 हो जाएगा आपका 14, यानी कितना 100, सॉरी देखो एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं, 8 5 40 हासिल 4 बचा, 5 दूना 10 10 और 4 14 140, 140 है ना, 140 गायें चराता है पूरे सप्ताह में। अब अगर हम उसके पैसे की बात करें तो 140 में हर एक गाय से 15 रुपये लेता है एक दिन के, तो कितना हो जाएगा 0 15 चौको 60 हासिल 6 15 कम 15 और 6 21, यानी 2100, कितने हो गए आपके 2100। अब देखो वो क्या कर रहे हैं, देखो ये चराने के बाद पूरे सप्ताह में है ना, वो सोमवार से लेकर रविवार तक चराते हैं, किराए को 1/3 धनराशि को बचत के रूप में जमा करता था। ये 2100 जो है ना, 2100 इसका 1/3 भाग को जमा कर देता है बचत के तौर पर, यानी 3 7 21 00, यानी 700 रुपये वो बचत कर लेता है, 700 रुपये वो बचत कर लेता है, ठीक है, 700 रुपये वो बचत कर लेता है, ठीक है। 4 सप्ताह में कितने रुपए की बचत कर लेगा। अब 4 सप्ताह की बात करें, एक सप्ताह में 700 रुपये है ना, एक सप्ताह की बात है, एक वीक की ना, तो इसे 4 वीक में कितने कर लेगा, यानी 700 × 4, तो 7 चौक 2800 रुपये, 2800 रुपये वो बचत कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना आएगा, बहुत ही सिंपल आएगा, है ना, 2800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं इसी का। एक टाइपिस्ट ने जो टाइप करने वाले की बात है, कुछ पेजों को पूरे सप्ताह में निम्न प्रकार से टाइप करता है। जैसे सोमवार को कितने कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, एक ये जो एक इमोजी है, इमोजी वो 10 पेज के बराबर है ना, यानी सोमवार को 1 2 3 4 यानी 40 पेज टाइप करता है, ठीक है, इसे दे रखा है। प्रश्न में क्या है, प्रश्न पर चलते हैं। टाइपिस्ट ने बुधवार गुरुवार एवं रविवार को मिलाकर कुल टाइप किए गए पेजों का औसत प्रतिदिन क्या होगा। औसत पूछा है, किस किस का, बुधवार की बात है, बुधवार के दिन की, उसके बाद गुरुवार के दिन की बात है, फिर उसके बाद रविवार के दिन की बात है, उसके बाद, ठीक है। तो बुधवार की बात करें तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9, रविवार 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 है ना, 15 मतलब हम ऐसे कह सकते हैं 15 इमोजी नहीं, 15 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 पेज है ना, उसने टाइप करें,
इसका औसत पूछा हमसे। औसत यानी देखो कितने दिन है, 1 2 3, ये 150 में 3 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा 50, कितना जाएगा 50। ठीक है, 3 से क्यों दूंगा, क्योंकि औसत निकालना है मुझे, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये तीसरा वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम आज के, है ना। देखो इसमें क्या है, एक कंपनी ने अक्टूबर माह में प्रतिदिन अपने सामान की बिक्री निम्न ग्राफ के अनुसार की। बताइए पूरे महीने में उसे कौन सा आइटम अधिकतम बेचा, कौन सा आइटम जो है उसने सबसे ज़्यादा बेचा है पूरे महीने में। ठीक है, तो भाई जिसका जो सबसे ज़्यादा है ग्राफ है वो उसको ही बेचा होगा ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली उसको बेचा होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा ग्राफ किसका जा रहा है, टीवी का जा रहा है, यानी टीवी ही जो है आपका आंसर आएगा टीवी। ठीक है, टीवी जो है सबसे ज़्यादा आएगा, टीवी सबसे ज़्यादा बेची गई। एक और एक्सरसाइज है, प्रयास कीजिए, स्कोर कर लेते हैं फटाफट। इसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में पूरा खत्म, आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो प्रयास कीजिए, थर्ड वाला क्या है, निम्न आलेख का अध्ययन कर बताए कि एक वर्ष 2010 में कितनी मिलीमीटर वर्षा हुई है। ठीक है, एक वर्ष 2000 एक की वर्ष 2010 में कितनी मिलीमीटर वर्षा हुई है 2010 में, तो 2010 में कितनी हुई है 160 मिलीमीटर। देखो ये 2010 का ग्राफ यहाँ पर आप देखोगे तो 160 मिलीमीटर है ना, तो पहले में कितना जाएगा 160 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट देखो क्या है, निम्न चित्र का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कार चालक द्वारा तय की गई किसी दूरी को 5 स्थानों पर उसकी कार की गति नोट किया गया है। ठीक है, हमसे पूछा है प्रश्न हमसे पूछा है किस स्थान पर कार की न्यूनतम गति नोट की गई है, सबसे कम दूरी कब नोट की गई है, किस स्थान पर की गई है। देखो ये सबसे छोटा ग्राफ यहीं जा रहा है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कहाँ की गई है आगरा में। तो आगरा में सबसे कम नोट की गई है ना, तो आगरा जो है आपका परफेक्ट आंसर आएगा बच्चा जी, आगरा। ठीक है, आगरा आपका आंसर आएगा परफेक्ट। ठीक है, आगरा आपका परफेक्ट आंसर आएगा, आगरा आपका परफेक्ट आंसर आएगा। हवा लाइट आ गई ना, तो इसमें आगरा आपका परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, एक क्वेश्चन करना है बस, है ना, और समझ के करना, आपकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आंसर्स देख लो ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स को एक फ्रेंड्स को तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है ना, पूरे क्वेश्चंस कराए, बस एक क्वेश्चन नहीं कराया, वो भी आपको होमवर्क में करना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।